भारत में लोकतंत्र है और हम बड़े ही गर्व के साथ हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन विडंबना है कि यहां पर अपराधियों और यहां तक कि जेल में बंद दर्जनों लोगों को टिकट दिए जाते हैं। और सबसे शानदार बात तो यह है कि उनमें से कई माननीय भी बन जाते हैं। अतीत में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में जेल में बंद लोग नेता बने हैं, विधायक बने हैं और यहां तक कि सांसद भी बन गए हैं। अब एक ऐसी ही चर्चा माफिया से नेता बने अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे उमर अहमद के बारे में हो रही है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो आने वाले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। तो कहां से उमर चुनाव लड़ सकता है? वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उमर को कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है? और उससे भी ज्यादा अहम कि वो कौन सी पार्टी होगी जो कि उमर पर डोरे डाल सकती है? सब पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की भी सीटें हैं। अगले 6 महीने में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की तरफ से दावेदारी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की है। लेकिन मुस्लिमों और दलितों के वोट बैंक पर नजर है असदुद्दीन ओवैसी की। जी हां, वही ओवैसी जो कि हैदराबाद से सांसद है। बिहार की जो सियासत है वहां पर कामयाबी से इतने गदगद हैं कि अब वो देश के सबसे बड़े राज्य आबादी के लिहाज से, जैसे कि हमने आपको बताया, यूपी में चुनाव लड़ने की हिमाकत कर रहे हैं। बल्कि अब सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है कि अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर अहमद को ओवैसी की एआईएमआईएम से टिकट मिल सकता है। उमर के बारे में कहा जा रहा है कि उसे प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उमर आगामी चुनाव में इसी सीट से मैदान में उतर सकता है और उसे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से टिकट मिल सकता है। हालांकि यहां पर एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी तक उमर अहमद के चुनाव लड़ने या फिर एमआईएम से टिकट मिलने को लेकर कोई आधिकारिक यानी कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऐलान नहीं हुआ है। हम इस खबर पर आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उमर अहमद की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। तो देखिए, माफिया से राजनेता बने दिवंगत अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है ये, और वर्तमान में आपराधिक मामलों के चलते लखनऊ जिला जेल में बंद है। हाल ही में अपने सबसे छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने आया था। आपको याद होगा कि 6 तारीख को 6 अगस्त को अबान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बात अगर उसकी दागी छवि की करें तो उमर अहमद का नाम मुख्य रूप से साल 2018 के चर्चित देवरिया जेल कांड से सामने आया था। आरोप था कि उसने लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण कर उसे देवरिया जेल, जहां पर उस समय अतीक अहमद बंद था, वहां पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की थी। यानी कि सोचिए क्या रुतबा इसका रहा होगा कि एक कारोबारी को इसने किडनैप किया और अतीक अहमद जो कि जेल में बंद था वहां पर उसके साथ मारपीट की। उनकी कंपनियों को जबरन अपने नाम भी इसने लिखवाया था। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने उमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो सोचिए, इनामी बदमाश था। जिसके बाद लंबे समय तक फरार रहने के बाद उमर अहमद ने अगस्त 2022 में लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से ही वो लगातार जेल में बंद है। मैं आपको फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि 6 अगस्त को ही अबान अहमद, जो कि सबसे छोटा बेटा था अतीक का, उसकी मौत के बाद उमर को 7 अगस्त को अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से विशेष पैरोल यानी कि कस्टडी रिमांड मिली थी। वो कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ जेल से प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचा था, जहां पर सालों के बाद उसकी मुलाकात अपने दूसरे जेल में बंद भाई अली अहमद से हुई थी, जो कि एक और जेल में बंद है। हालांकि इस दौरान भी वो विवादों से उसका पीछा नहीं छूटा और उमर अहमद को जब पुलिस वैन से प्रयागराज ले जाया जा रहा था, तब भी उसके पीछे समर्थकों और अतीक गैंग से जुड़े हुए लोगों की लगभग 30 गाड़ियां चल रही थी। आरोप है कि इस काफिले ने नवाबगंज और अन्य टोल प्लाजा पर जबरन बूम बैरियर तोड़ दिए, बिना टैक्स दिए ही गाड़ियां निकाली और टोल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको कुचलने का प्रयास भी किया।
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पूरे हुड़दंग अराजकता पर सख्त एक्शन लेते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई और काफिले में शामिल कई लग्जरी कार्स जैसे कि स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों और मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चाएं भी तेज हैं कि उमर अहमद आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम सीट से किस्मत आजमा सकता है। अटकलें यहां तक है कि अतीक का परिवार, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर या फिर अन्य राजनीतिक समीकरणों के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। प्रयागराज में भी इन दिनों उमर के 2027 का चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। चर्चा का केंद्र इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा की सीट है। अतीक अहमद का कसारी मसारी इलाका इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां पर फिलहाल उसकी कब्र है, अशरफ की भी कब्र है और जो अबान था वो भी वहीं पर दफन है। सियासी दलों को ऐसा लगता है कि हाल ही में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, उमर के जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों की ओर से किए गए स्वागत को इन तमाम चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या अतीक का परिवार फिर से चुनावी राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रहा है। ऐसा ही नहीं है, ओवैसी की पार्टी की नजर भी अतीक अहमद के परिवार पर पहली बार नहीं पड़ी है, बल्कि पहले भी अतीक खानदान का एआईएमआईएम से जुड़ाव सामने आ चुका है। आपको मैं बता दूं कि अतीक के जेल में रहने के दौरान भी उनकी फरार पत्नी, जो कि इस समय फरार है, इस समय गायब है, शाइस्ता परवीन ने लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की सदस्यता ले ली थी। इसके अलावा अतीक के बेटों के भी पार्टी से जुड़ने की बात सामने आई है और उन्होंने प्रचार भी ओवैसी के समर्थन में किया था। बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने इसके बारे में करें तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता और तैयारियां भी काफी तेज कर दी। पार्टी इस बार राज्य में मुस्लिम दलित सामाजिक गठजोड़ बनाकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को चुनौती देने की दोहरी रणनीति पर काम कर रही है, जिनमें वो चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग जोन्स में बांटकर क्षेत्रीय प्रभारियों की नियुक्ति भी की है। इसके अलावा ओवैसी ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी गठबंधन का खुला ऑफर दिया था। मुरादाबाद और सहारनपुर, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले हैं, यहां की रैलियों में ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चेतावनी दी थी और कहा था कि आज तो बात करने का समय है, लेकिन चुनाव के बाद रोना मत। ओवैसी का रुख इस बार सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को सीधा झटका देने का है। वहां पर सेंधमारी करना है, इसलिए तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर वहां के मौजूदा समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में ओवैसी ने जनसभा कर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। इसके अलावा पार्टी केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पिछले चुनाव की तरह, यानी कि 2022 के चुनाव की तरह, जब एमआईएम ने 95 से 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 19 प्रत्याशी गैर मुसलमान थे। इसके अलावा हालिया प्रदर्शन से भी इनका हौसला बढ़ा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर केवल 0.49% था और अधिकांश सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन बिहार के सीमांचल में चूंकि कुछ सीटों पर कामयाबी मिली, शायद इससे ओवैसी उत्साहित है। लेकिन 2023 के यूपी शहरी निकाय चुनाव में भी एमआईएम ने 5 नगर पालिका, पंचायत अध्यक्ष और 77 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे लगता है कि ओवैसी साहब का मोटिवेशन और मोराल दोनों हाई है। बहरहाल, अगर अतीक अहमद का ये बेटा चुनाव लड़ता है तो वो भी उस फहरिस्त में शामिल होगा जहां पर बाहुबली माफिया और यहां तक कि देश को तोड़ने के सपने देखने वाले भी कई नाम शामिल हैं। मसलन भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और शानदार जीत भी हासिल कर ली। हाल के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक कई नाम इसमें शामिल हैं। इसमें खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल सिंह, जो कि वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, उसने 2024 का चुनाव लोकसभा का जेल में रहते हुए जीता था, जो कि पंजाब की खडूर साहिब सीट से वो सांसद भी है। इसके अलावा अब्दुल राशिद शेख, जिसे इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आतंकवाद के फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए 2024 का आम चुनाव जीत चुका है, जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए साल 1996 और 2017 में मऊ सदर विधानसभा सीट से जीत
दर्ज की थी। वहीं बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह ने भी जेल में बंद रहते हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी ने 1985 में चिल्लूपार विधानसभा सीट से जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। इसके अलावा रायबरेली सदर सीट से अखिलेश सिंह ने वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर जेल में रहते हुए जीत हासिल की थी। वहीं वीरेंद्र प्रताप शाही, जिन्होंने भी 1985 में यूपी में जेल के भीतर से विधानसभा का चुनाव हासिल किया था, जीत हासिल उसमें की थी। तो ऐसे लंबी फहरिस्त ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव जीता। अब ये उस क्षेत्र की जनता के विवेक पर भी निर्भर करता है कि आखिर उन्होंने क्यों इन्हें चुना। हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जब भी कोई राजनेता सिर्फ विचाराधीन कैदी होता है, यानी कि अंडर ट्रायल है, या फिर उसे दोष सिद्ध कन्विक्ट नहीं किया गया है, तब तक उसे चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार लोकतंत्र हमारा देश देता है। यही कारण है कि समय समय पर कई राज्यों और स्थानीय चुनाव में आपको ऐसे कई चेहरे दिखते हैं जो कि बाहुबली होते हैं, या फिर एक तरीके से उनका दबदबा होता है, या फिर आपराधिक छवि उनकी होती है, और अक्सर जेल से ही वो अपनी जीत का परचम लहराते हुए नजर आते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।